Yes, welcome everybody. Shri Ganeshaya Namah. Today's webinar is on Vastu and how Vastu can transform our lives. If you have any questions, you can ask, you can write in between. That's not an issue. You can write in between and I'll answer you. What is Vastu? Vastu is whenever you, जब भी आप चार खंबे इरेक्ट करते हैं पृथ्वी में, तो पृथ्वी की एनर्जी जो है और उस जगह का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर एक ब्रह्म स्थान का जन्म होता है और वास्तु की एनर्जी काम करना शुरू कर देती है। और जब आप छत डालते हैं वो और दीवारें खींचते हैं तो प्रबल हो जाती है। तो वास्तु जो है वो आदिकाल से सनातन हिंदू धर्म की एक परंपरा रही है। जैसे आयुर्वेद है, जैसे बाकी सभी विद्याएं हैं, एस्ट्रोनॉमी है, उसी तरह से वास्तु भी है। तो ये सब एक कंबाइंड इफेक्ट के साथ में इसको यूज किया जाता था। आज की तारीख में क्योंकि अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ राज रहा, मुगलों का राज रहा, तो मुगलों ने तो फिर भी थोड़ा बहुत हमारे वास्तु आर्किटेक्चर को मर्ज करके कुछ बिल्डिंग्स बनाई, लेकिन अंग्रेज़ों ने तो पूरी तरह से उसको नकार दिया। और उन्होंने जो क्रिएट किया और उन्होंने एक पूरी एक परंपरा जो चलाई, जो ठेकेदारों ने मकान बनाए अंग्रेज़ों के समय से, और पिछले 60-70 साल में जो मकान बनते आ रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो मकान बनते हैं, उसमें देखा गया कि वास्तु अप्लाई नहीं होता है और इन लोगों को पता भी नहीं था कि वास्तु होता क्या है। तो एक बिल्कुल ही अलग ही तरह की एक बिल्कुल जिसमें कोई वास्तु का कोई उपयोग ही नहीं है, इसी तरह की कहीं भी टॉयलेट बना दिया, कहीं भी कुछ भी बना दिया, रसोई बना दिया, कहीं भी सीढ़ी बना दी और बिल्कुल बेतरतीब तरीके से और कुछ भी बना दो। तो जैसा आदेश मिले, सरकार का आदेश मिले, और वैसा का वैसा काम होने लगा। और ऐसे होते होते आज वो समय आ गया है कि जब लोग परेशान होने लगे हैं, क्योंकि आपका जो मकान है वो आपका एक्सोस्केलेटन माना गया है। एक्सोस्केलेटन का मतलब है कि ये हमारा शरीर है और मकान जो है हमारा बाहरी शरीर है। तो अगर बाहरी शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो निश्चित तौर पे हमारे ये इस बॉडी पे भी प्रॉब्लम आएगी। और क्योंकि बाहरी शरीर जो है वो हम कनेक्टेड हैं उससे, तो ठीक उसी तरह की बीमारियां, ठीक उसी तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करने लग जाते हैं। तो ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा हम अपने वास्तु को ठीक रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे और जीवन में तरक्की कर पाएंगे। ऑफ कोर्स कर्म तो हमें करना ही है, कर्म के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, वास्तु अगर ठीक है वास्तु अगर ठीक है तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। और अलग अलग प्रोफेशंस के लिए शुरुआत में ये राजे महाराजाओं के लिए था, जागीरदारों के लिए था, क्योंकि वही लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे। इसमें प्रेशियस स्टोन्स का, प्रेशियस मेटल्स का बहुत प्रयोग होता था, आज भी होता है। और जो लोग करवा सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो आज भी करते हैं। और इसको पूरे घर की वास्तु एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए प्रयोग में लिया जाता था। आज हम देखते हैं कि हम लोहे के जाल के अंदर कैद हैं। लोहे के जाल मतलब आरसीसी की बिल्डिंग्स बनती हैं और खंभे खड़े किए जाते हैं, बगैर ये देखे कि खंभे हम कहाँ खड़े कर रहे हैं। मर्म स्थान पे तो नहीं है, क्योंकि वास्तु में मर्म स्थान होते हैं। अगर मर्म स्थान पे खंभे खड़े कर दिए जाते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर वास्तु जो पुरुष है, वास्तु पुरुष की एक परिकल्पना की गई है, एक इमेजिनेशन की गई। 5000 साल पुराना ये विज्ञान है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी पहले का। तो ये देखा गया है कि ऐसा जब होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो बड़ी गहरी साइंस है।
और इसमें हम जितना जाने, जितना जितना इसको आगे सीखें, अप्लाई करें अपने जीवन में, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ आपको मदद करने को, आपको कंसल्टेंसी देने को। और इसीलिए ये वेबिनार का जो पूरा उद्देश्य है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपने जीवन में काम काम लें, अप्लाई करें। क्योंकि देखिए, वास्तु जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जो कि हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक बंदा पॉलिटिक्स में है, वो काफ़ी चुनाव लड़ चुका है और काफ़ी काफ़ी मेहनत भी करता है, काफ़ी लोगों की मदद भी करता है और सार्वजनिक रूप से लोकप्रिय भी है। लेकिन वो जब चुनाव होते हैं उस वक्त उसको इतने वोट नहीं मिलते हैं। कहाँ क्या कारण है? क्या जिस घर में वो रह रहा है वो वास्तु सम्मत है? क्या जिस घर में वो रह रहा है वो घर उसके वो जो वो परिणाम चाहता है वो परिणाम दे पा रहा है? अगर नहीं दे पा रहा, तो उस पर्टिकुलर जोन के अंदर ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, उस पर्टिकुलर जोन के अंदर कुछ उपाय किए जाते हैं, रेमेडीज की जाती हैं, तो उससे वो घर, वो उपाय करने से वो जोन्स चार्ज होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है। और जो लोग पढ़ाई में करियर अपना बनाना चाहते हैं, अपनी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी उनको जोन सजेस्ट किए जाते हैं कि आप इस जोन में बैठ के पढ़िए, आप इधर चेहरा रख के पढ़िए। और ये सारी क्यों? क्योंकि पृथ्वी की अपनी एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है। तो पृथ्वी की अपनी मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो उसको मिलती है और वो उसका सहयोग करती है। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पर देख नहीं पा रहा, मैं सिर्फ आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। थैंक यू। तो इस तरह का है वास्तु। एक जो है वो बहुत ही एक, कहना चाहिए, एक बहुत ही ब्रॉड साइंस है। इसमें आयुर्वेद भी है, इसमें एस्ट्रोनॉमी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, इसमें शस्त्र विज्ञान भी है, इसमें आपके जो बायोलॉजी जो है, आपकी बायोलॉजी, आपका मेडिकल साइंस भी है इसके अंदर। करीब करीब सभी साइंसेस का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और ये इतना सेंसिटिव है, ये पूरे जोन्स इतने सेंसिटिव हैं कि ये 3 महीने 4 महीने में परिणाम देना शुरू कर देते हैं। और इट्स मैजिकल, इट्स मैजिकल। ऐसा लगता है कि ये क्या है भाई, सिर्फ ये चीज़ करने से ऐसा हो जाता है। यस, ऐसा होता है। तो बेहतर ये है कि हम, बजाय ये समझने के ये कैसे काम करता है, वो सब्जेक्ट मेरा है, वो सब्जेक्ट वास्तु एक्सपर्ट्स का है। आप उसके परिणाम से मतलब रखें और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा लें। ये है। अब आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस ना भेजें, आप यहीं पर जो चैट बॉक्स है इसमें, वहीं पर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके। किसी ने एक सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर, ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी बिल्डिंग को, एक स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा है, ऐसा क्यों होता है, ये देखा गया है कि लोग अपनी बिल्डिंग को किराए पे देते हैं, हम भी किराए पे रहते हैं, बड़े शहरों में आके पढ़ते हैं, और कि
वो मकान मालिक कहता है कि यहाँ जितने भी लोग पढ़ के गए वो आरएस बन गए, आईएएस बन गए, कोई कुछ बना गया, कोई कुछ बन गया, वो परीक्षा में पास हो गया, ये है वो है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका जवाब ये है कि हर जगह, पूरा शहर है, पूरे शहर में हर जगह वास्तु सम्मत नहीं होता। एक विशेष परिणाम लाने के लिए, एक ये समझिए कि एक विशेष रिजल्ट के लिए, एक पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए आपको एक पर्टिकुलर उस शहर का जोन होता है, उसके आसपास की ऊर्जाएं होती हैं। जैसे मैं अक्सर रेकमेंड करता हूँ कि आप जब कभी भी साइट का सिलेक्शन करें, साइट सिलेक्शन का मतलब है मकान बनाए, फैक्ट्री बनाए, ऑफिस बनाए, जो कुछ भी आप बनाएं, तो उससे पहले आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उस लैंड का स्लोप किस साइड में है, स्लोप, ढलान। सेकंड चीज़ मैं जो कहता हूँ वो मैं कहता हूँ कि उस लैंड का शेप, लैंड का शेप से मतलब ये नहीं, उस प्लॉट का शेप नहीं कह रहा हूँ, उस पर्टिकुलर कॉलोनी का, उस पर्टिकुलर रीजन का। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है तो उस इंडस्ट्रियल एरिया का जो रीजन है वो किस तरह से बना हुआ है, वो बिल्कुल स्क्वायर में है या रेक्टेंगुलर है या बिल्कुल एक पट्टी की तरह है, कैसा है, तो आप ये पता कीजिए। तो ये वास्तुविद को वहाँ ले जाइए, दिखाइए वहाँ की मिट्टी कैसी है। मिट्टी की अपनी ऊर्जाएं होती हैं, और जिस तरह की मिट्टी होती है उस तरह का परिणाम मिलता है। तो सॉइल टेस्टिंग भी करते हैं हम। फिर इसके बाद है एंट्रेंस। उस पर्टिकुलर जो लॉट, लॉट मतलब वहाँ पर 40 प्लॉट है, 50 प्लॉट हैं, 100 प्लॉट हैं, तो वो जो पर्टिकुलर जो प्लॉट, जो पूरा एक लॉट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लॉट की जो एंट्रेंस है वो कहाँ से है। नेक्स्ट है, क्या नॉर्थ ईस्ट में वाटर बॉडी है? क्योंकि जयपुर का जो निर्माण किया गया, जयपुर का जो वास्तु किया गया विद्याधर शास्त्री ने, ठीक है, आज से इतने 100 साल पहले, तो उसके अंदर ये ध्यान रखा गया कि जो हमारा जल महल है, जल महल आपने देखा होगा आमेर रोड पे, तो जल महल का जो पूरा जो निर्माण है वो सिर्फ इस विशेष नॉर्थ ईस्ट के अंदर किया गया कि वो उस पूरे शहर को वास्तु सम्मत ऊर्जा प्रदान करना शुरू कर दी। उसको इंटेंशनली बनाया गया और चैनलाइज किया गया, सभी जगह से वाटर बॉडीज, झरने वगैरह सभी उधर डाइवर्ट किए गए, बड़ा काम किया गया। सनराइज किधर से होता है, और जब सनराइज होता है तो क्या वहाँ से डायरेक्ट वेव्स आपको मिल रही हैं? सूरज की डायरेक्ट वेव्स वहाँ मिलती हैं? क्या आपकी बिल्डिंग पे डायरेक्ट वेव्स आती हैं? अक्सर ये देखा जाता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जो लोग रहते हैं, 2 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल, 20 मंजिल, तो उसमें क्या होता है कि सूरज की रोशनी आपको खूब मिलती है। लेकिन वास्तु के अंदर 2, 3, 4, 5, 5 मंजिल तक का उल्लेख है, 6 मंजिल तक का उल्लेख है। उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप पूरे के पूरे उस शहर की जो ब्यूटी है, उसको इंग्लिश में कहना चाहिए, यू स्पॉइल द ब्यूटी, यू स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। तो ऐसा भी देखा गया है कि आप उस रीजन की, उस पर्टिकुलर रीजन की ब्यूटी को स्पॉइल नहीं करें। वास्तु में 3-4 चीज़ें ध्यान में, वैदिक वास्तु में खासकर ध्यान रखी गई हैं, मॉडर्न वास्तु में भी। मॉडर्न वास्तु में तो खैर ये चीज़ें बिल्कुल नकार दी जाती हैं, और वो ये है कि आप जिस वास्तु में रह रहे हैं वो सुंदर होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो लोकल मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए, लोकल जो आसपास जो मटेरियल मिलता हो उसी से बना होना चाहिए, तो वो बेस्ट परिणाम देगा। क्योंकि वहाँ की ऊर्जाएं उन पत्थरों में, वहाँ की मिट्टी में जिससे आप वो ईंटें छापते हैं, और वहाँ की सारे जितने लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप लकड़ी आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ के लिए बेस्ट है, ठीक है, वहाँ की जलवायु के लिए बेस्ट है। और तो ये सारी चीज़ें देखिए, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास की जगह कैसी है, हाई टेंशन लाइन है क्या, रोड्स कहाँ से क्रिस क्रॉस कर रही हैं, रोड्स कहाँ से जा रही हैं, वहाँ कोई आसपास कोई स्लोप किधर गड्ढा तो नहीं, साउथ की तरफ गड्ढा तो नहीं है, और स्लोप तो नहीं है, आसपास हॉस्पिटल्स हैं क्या, प्रिजन्स तो नहीं है, वहाँ के जेल खाने तो नहीं है आसपास, और वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वहाँ पर कच्ची बस्ती का एरिया है, क्या वहाँ पर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, रिपोर्ट होती हैं इलीगल एक्टिविटीज़, क्या वहाँ पर ऐसा है
कि आसपास के जो एरिया है वहाँ पे शमशान गृह तो नहीं है जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, वहाँ पर कोई मंदिर तो नहीं है। तो अगर ऐसा सब कुछ है तो ये ध्यान दीजिए कि ऐसी जगह को अवॉइड किया जाता है। वास्तु के अंदर पूरे के पूरे बड़े से बड़े शहर को बसाने की भी पूरी पूरी एक साइंस है। पूरा बड़े से बड़ा शहर भी बसा सकते हैं। तो जयपुर जो शहर है ये वास्तु अनुरूप बसाया गया था, और एक खास, और जब वास्तु अनुरूप बसा के, और इसमें इतनी ही कि इतनी लाख पॉपुलेशन ही यहाँ पर रह सकती है। और उसके बाद में देखिए आप, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट क्रिस क्रॉस, बिल्कुल एग्जैक्टली कार्डिनल दिशाओं का ध्यान रखा गया। और जो गलियों के बीच में जो स्पेसेस हैं, दो मकानों बिल्डिंग्स के बीच में जो स्पेसेस हैं, वो लगभग 10 फीट के रखे गए। फिर उससे थोड़ी और बड़ी जो गली है जो कनेक्ट करती थी दो ब्लॉक्स को, तीसरे ब्लॉक को चौथे ब्लॉक को, उनको रखा गया, 20 फीट का रखा गया। फिर उनसे बड़ी जो गली थी उसको 40 फीट, फिर जो मेन रोड्स थी उनको 40 फीट 60 फीट का भी रखा गया। और कुछ वाटर बॉडीज भी क्रिएट की गई, ठीक है, जो फुव्वारे लगाए गए। आप छोटी चौपर बड़ी चौपड़ जो देखते हैं वो फुव्वारे लगाए गए। तो जयपुर का, अगर आप जिसे कहते हैं परकोटे, परकोटे वाला जयपुर, पुराना जयपुर, ये पुराना जयपुर इतना वास्तु सम्मत है। आप अगर वहाँ जाके रहते हैं, बहुत छोटे छोटे मकान बनाए हैं, उसमें हर मकान के अंदर बीच के अंदर ब्रह्मस्थान दिया गया है, खुला स्पेस दिया गया है, और ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि लाइट सब तरफ से आ सके और हवा भी का भी पूरा एक प्रवाह हो सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं आसान नहीं है। आप एक मकान वास्तुसम्मत बना सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा शहर बसाना, वो भी वास्तुसम्मत तरीके से बसाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। ली कब्यूसियर जो जो थे, उन्होंने चंडीगढ़ बसाया, और कहते हैं कि नेहरू ने ये एक प्रूव करने की कोशिश करी कि देखो हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी एक वर्ल्ड क्लास सिटी बसा सकते हैं। तो सबसे बड़ी एडवांटेज क्या हुई? सबसे बड़ी एडवांटेज में जो सुखना लेक है, सुखना जो लेक है वहाँ पे, वो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है, और इस वजह से चंडीगढ़ के अंदर बड़ी खुशहाली है, और वहाँ की जो जीडीपी है वो भी काफ़ी ऊपर है। आज जयपुर की ये हालत है कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ की जो जल महल का जो एरिया है, वो जो झील का जो एरिया है, वो पानी इतना भर भी नहीं पाया, ठीक से भर भी नहीं पाया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ पर ध्यान दें और उसको वापस रीजनरेट करें, क्योंकि किसी भी शहर की खुशहाली के लिए अगर नॉर्थ ईस्ट में वहाँ कोई नदी है, कोई बड़ा नाला है, कोई बहुत बड़ा कोई झील है, तो ये बहुत होना ज़रूरी है। और अगर ये नहीं होता है तो निश्चित तौर पे वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ये कुछ मैंने आपको बातें बताई कि जब कभी भी आप साइट सिलेक्शन करें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जयपुर में कुछ ऐसे जोन्स हैं, आज भी कुछ ऐसे, जयपुर काफ़ी फैल गया है, सिर्फ पुराना परकोटा नहीं रहा है अभी। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इधर फैल गया है, 4 किलोमीटर इधर फैल गया है नॉर्थ ईस्ट की साइड में, और 15 किलोमीटर इधर वेस्ट की साइड में फैल गया है, और ये इसका बिल्कुल अभी इस तरह से एक आकार बन गया है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा वहाँ के लोगों पे असर डालता है। साउथ अभी थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, प्रताप नगर वाला एरिया जो है, आप सीतापुरा वाला, जगतपुरा वाला जो एरिया, वो डेवलप हो रहा है। और जो यहाँ पे एरोड्रम भी पास में है। तो अक्सर ये देखा गया है कि वर्ल्ड सिटीज़ के अंदर जो साउथ का जो एरिया होता है वो वेल डेवलप होता है, वो बहुत सुपर रिच होता है, रिच नहीं होता, सुपर रिच कहा गया है। तो अक्सर मुझे वहाँ से कॉल्स आते हैं कि सर हम यहाँ पे प्लॉट देख रहे हैं, हम यहाँ पे फ्लैट देख रहे हैं, हम यहाँ पे किस तरह की कैसी बिल्डिंग में कौन सा किस तरह का फ्लैट देखें, क्या देखें, और ऐसे मुझे बुलाया जाता है। तो अभी क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ लोग घरों में दुबके हुए हैं, वो कहते हैं कि सब हम कोरोना की वजह से आपको बुला नहीं सकते, तो आप फ़ोन पे बता दीजिए। तो उनके घर की डिग्री पूरा एक निकालना, वो मुझे अपने लोकेशन भेज देते हैं, घर की लोकेशन, गूगल लोकेशन भेज देते हैं। मैं उससे, क्योंकि गूगल का जो परपेंडिकुलर है वो बिल्कुल नॉर्थ पे ही पिन पॉइंट करके बताता है, तो मुझे एग्जैक्टली उनके घर की डिग्री मिल जाती है, और मैं उस अकॉर्डिंगली उनको अंदर का जो है वो वीडियो और मेरे को पिक्चर्स भेजते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली मैं उनको कुछ रेमेडीज़ वगैरह भी सजेस्ट कर देता हूँ।
तो ये मोबाइल वास्तु के तौर पे मैंने शुरू किया है और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको भी बहुत फ़ायदा देगा। एक और सवाल आया है, आगे बढ़ने के लिए स्टडी स्टार्ट कर दी है, लेकिन क्या ये बात मैटर करती है कि है हम कहाँ बैठ के स्टडी करें, और ऐसा भी होता है कि स्टडी होती नहीं, हो नहीं पाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। किस तरह की प्रॉब्लम आती है? एक किसी कल्याणी ने ये सवाल, हाँ कल्याणी ने ये सवाल पूछा है कि मुझे स्टडी करते वक्त प्रॉब्लम आ जाती है। तो स्टडी करते वक्त प्रॉब्लम क्यों आती है? क्या वो कोई घरेलू समस्या है? क्या वो किस तरह की समस्या है? तो आप ये थोड़ा सा मुझे बताएं, थोड़ा डिटेल में बताएं किस तरह की समस्या आ जाती है। अगर सिर्फ पढ़ने में, तो पढ़ने में भी आप देखें कि अगर टेक्निकल पढ़ाई आपको करनी है, टेक्निकल पढ़ाई का मतलब है इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपको करनी है, आर्किटेक्चर की आपको पढ़ाई करनी है, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें स्किल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल स्किल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसा है तो आप साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़िए। ठीक है। फिर आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जनरल वे में अपने पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बैठिए वेस्ट जोन के अंदर, वेस्ट जोन के अंदर, घर के वेस्ट जोन, डिग्री निकाल लीजिए और घर के वेस्ट जोन में बैठ के पढ़िए। आपका जो चेहरा है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो अपनी टेबल को इस तरह से अरेंज करें कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका चेहरा हो। फिर अगर आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, अगर आपको आयुर्वेदाचार्य की पढ़ाई करनी है, अगर आपको होम्योपैथी की पढ़ाई करनी है, कुछ भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोलॉजी, क्योंकि उसका जोन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, तो आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह रखने से नहीं काम होगा, आपको नॉर्थ ईस्ट में ही जाके बैठ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। डेली क्लास नहीं हो पाती, स्टडी में टास्क कंप्लीट कैसे करूं? डेली क्लास, किसी ने पूछा है, डेली क्लास नहीं हो पाती, स्टडी में टास्क कंप्लीट कर लूंगी, कैसे करूं? कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस के लिए आप क्या कीजिए, कॉन्फिडेंस का जो जोन है, कॉन्फिडेंस का जो जोन है वो साउथ है और साउथ साउथ ईस्ट है। ठीक है। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच का जो जोन है वो कॉन्फिडेंस का जोन है। तो वहाँ पर आप अगर हनुमान जी की तस्वीर लगा देते हैं, ठीक है, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा देते हैं तो वो बेस्ट है। वहाँ पे अगर आप लाल रंग कर देते हैं तो वो बेस्ट है। अक्सर रसोई बनाई जाती है क्योंकि अग्निकोण होता है। और अगर वहाँ पे आप एक बब्बर शेर की तस्वीर लगा दें, या आप पीतल का आता है आजकल मार्केट में मिलता है 500 1000 रुपए के अंदर, और अगर आप वहाँ ले जाकर रख दें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, आपको वीकनेस फील नहीं होगी। तो कॉन्फिडेंस का जो जोन है वो साउथ से लेकर साउथ ईस्ट तक का जोन है, बीच में मिडिल आप ले लें और आप थोड़ा सा आगे पीछे करके रख के देख लें, डिग्री प्रॉपर निकालना सीखें। मैंने इसलिए कहा थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लें, क्योंकि अगर प्रॉपर डिग्री आपको मिल जाती है तो वहाँ रखते ही परिणाम शुरू हो जाएगा, परिणाम देना शुरू कर देगा वो। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजे महाराजाओं के, बड़े बड़े जागीरदारों के ये जो हवेलियाँ महल हुआ करते थे, तो इसमें क्या था, इसमें इन्हीं इसमें इन्हीं चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। इसमें इन्हीं चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स लगाए जाते थे, सबसे ज़्यादा ऐसे ऐसे फिगर्स लगाए जाते थे, हाथी लगा दिया, शेर लगा दिया, घोड़ा लगा दिया। अब घोड़े का क्या प्रयोग है? घोड़े का जो प्रयोग है वास्तु के अंदर वो स्वास्थ्य स्वास्थ्य देने के लिए है। ठीक है। तलवार कहाँ पर रखनी है, तलवार कहाँ लटकानी है, तलवार और ढाल कहाँ रखनी है, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट का जोन है। अच्छा, आपके जितने भी गन्स हैं, एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन हैं, जितने भी तलवारें वगैरह, ये सारे जो बड़ा जखीरा हुआ करता था, तो ये सब कहाँ रखना है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन ये सब कहाँ रखना है, तो इसके लिए साउथ वेस्ट जोन बेस्ट माना जाता था, साउथ वेस्ट जोन बेस्ट माना जाता था। तो ये पूरी की पूरी एक साइंस है, पूरी की पूरी एक, हर जोन उस जगह को वो एनर्जी देता है। तो मान लीजिए अगर आप साउथ वेस्ट में सोते हैं, अक्सर आजकल वास्तुशास्त्री क्या करते हैं, क्योंकि प्लॉट छोटे होते हैं, तो वो कह देते हैं साहब साउथ वेस्ट में, वो सहज भाव से ही, क्योंकि अगर 20
20 बाई 40 फीट का अगर आपका प्लॉट है, सपोज के लिए 100 गज का है या 150 गज का प्लॉट है, ठीक है, तो 25-50 का होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अक्सर ये कह देते हैं कि आप साउथ वेस्ट में सो जाइए। तो साउथ वेस्ट में जैसे ही आप सिर करके सोते हैं, ठीक है, तुरंत आपको अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जोन गोला बारूद रखने का, बंदूकें रखने का और इन सब का। तो अगर वो व्यक्ति डल है, अगर वो व्यक्ति डल है, ठीक है, वो कपल बहुत ज़्यादा डल है और उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत लो है, तो आप उनको कुछ समय के लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि आप साउथ वेस्ट में सोइए। और अगर उनको आप अगर चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस आए, आप चाहते हैं कि वो ट्रेडिंग के अंदर है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं आप साउथ वेस्ट में सोइए, ठीक है, ट्रेडिंग करता है। अगर वो व्यक्ति सिर्फ चाहता है कि मुझे कॉन्फिडेंस आए, तो उनको आप साउथ सजेस्ट कीजिए कि आप साउथ, ठीक एग्जैक्ट कार्डिनल दिशा है, आप साउथ में सोइए। तो वास्तुविद से पूछते थे ये लोग कि हमें पर्टिकुलर ये परिणाम चाहिए, हम पर्टिकुलर इस परिणाम के लिए कौन सी दिशा का क्या चयन करें। तो आप ये समझते जाइए कि जैसे 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 वास्तु में ये नहीं है कि आप बिल्कुल फिक्स एक फिक्स टैबलेट दे दी साहब आपको और उससे आपको परिणाम आने शुरू हो गए और आप खुश हो गए, नहीं। ये अगर आप छोटे मकान में हैं तो वास्तु के उपाय करते जाइए, धीरे 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 पैसा आएगा, पावर आएगी, और आप धीरे 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 ऑटोमेटिकली बड़े मकान में पैसा आएगा, नाम आएगा, पावर आएगी, धीरे धीरे आप बड़े मकान के लिए तैयार हो जाएंगे, 10 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में। फिर आप मकान चेंज कर लीजिए और बेटर वास्तु में जाइए, फिर और बेटर वास्तु में जाइए, ऐसे आप बढ़ते रहिए आगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका नहीं बना हुआ है, आप बने बनाए मकान में गए हैं, तो उस मकान में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स भी होते हैं कि जिन्हें हम रेमेडी के थ्रू कोई उपाय नहीं कर सकते। मैं इंडिपेंडेंट मकानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का जोन है, ये भगवान का जोन है, ये शिव का जोन माना गया है, ये बृहस्पति का जोन माना गया। तो इस जोन में अगर सीढ़ियाँ हैं, इस जोन के अंदर अगर अगर टॉयलेट है, इस जोन के अंदर अगर रसोई है, तो इस ये सबसे बड़े दुष्परिणाम देते हैं, ये सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम देते हैं। चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा रहेगा, तुनक मिजाज हो जाओगे आप। अगर टॉयलेट होगा, अगर किचन होगी तो ये सब होगा। अगर टॉयलेट होगा तो आपका बिल्कुल दिमाग बिल्कुल जैसे कोई है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं, और बिल्कुल दिमाग में पत्थर पड़े हैं। अपन कहते हैं ना, इसके दिमाग में क्या पत्थर पड़े हैं कि ये सोच ही नहीं पाता, ये आगे बढ़ने की सोच ही नहीं पाता, ये वो ही बिल्कुल एक कोल्हू के बैल की तरह काम करता है, मेहनत करता रहता है। तो मैं जब जाके देखता हूँ लोगों के मकानों में, जब मैं जाके देखता हूँ वो कहाँ रह रहे हैं, और ये उनकी गलती नहीं है, ये वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, कोई सजेस्ट करने वाला भी नहीं है। फिर अगर सीढ़ियाँ हों वहाँ पे, तो सीढ़ियाँ अगर होती हैं तो ये कहते हैं कि दिमाग पे क्या पत्थर पड़े हैं। अक्सर उनको ऐसा सुनने को मिलता है, क्योंकि उनका दिमाग काम ही नहीं करता है। कुछ बात कहते हैं उनको समझ ही नहीं आती, समझ आती है तो वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते, उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते, तो ऐसा अक्सर होता है। तो ये जोन्स बड़े, कुछ जोन तो बड़े सेंसिटिव हैं, और उन जोन्स पे जैसे ही कोई आप एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, और अगर ये बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट को तो अक्सर खाली रखना चाहिए। उसको वहाँ सिर्फ बैठक बना सकते हो, आप ड्राइंग रूम बना सकते हो, वहाँ पर छोटा सा एक मेडिटेशन का रूम बना सकते हो। मंदिर अलाउड नहीं है, घर में मंदिर अलाउड नहीं है हिंदू सनातन संस्कृति में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बेस्ट परिणाम होते हैं। फिर आगे पूछा है, लैंग्वेज में कमांड पाने के लिए ट्रेनिंग चल रही है बट प्रोसेस बहुत स्लो है। बिल्कुल सही है। लैंग्वेज जो है, ऐसा क्यों होता है, सवाल पूछने का उद्देश्य ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही अजीब सा प्रोसेस है। ऐसा इसलिए होता है कि लैंग्वेज जो है वो 1 साल में नहीं बनी है, 2 साल में नहीं बनी है, 200-500 साल का इतिहास नहीं है उसका। उसका इतिहास है 2000 साल का। अंग्रेजी भाषा का इतिहास है लगभग 2000 साल ईसा से, और 300-400 वर्ष पूर्व का इतिहास है अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी आप
अगर सीखने भी बैठे हैं, मान लो मैं एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ, इंग्लिश का एग्जांपल लेता हूँ, तो क्या जैसे मैं सिखाता हूँ तो मेरे जो कोर्सेज हैं वो 6 महीना 1 साल के ऐसे कोर्सेज हैं। मैं तीन तीन महीने में फराटेदार अंग्रेजी सिखाने का कोई दावा नहीं करता। जो करते हैं उनके बाप को भी नहीं सीख पाए। वो सिर्फ दावा करके सिर्फ भीड़ इकट्ठी करते हैं, भेड़ बकरियों की भीड़ इकट्ठी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सस्ती सी फीस रख देते हैं और तरह तरह के दावे किए जाते हैं। तो लैंग्वेज की जो ट्रेनिंग है उसमें वो प्रोसेस स्लो है, बहुत स्लो है, बिल्कुल सही है। दूसरा, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो कई हजार साल में हुई है। सबसे पुरानी भाषा है वो द्रविड़ भाषा मानी गई है, और द्रविड़ भाषा जो है वर्ल्ड की सबसे पुरानी भाषा मानी गई है। उसका जो उद्गम है ये माना गया है, ये वो भारत की भाषा है। वो करीब 5,000 7,000 साल पुराना माना गया है। सबसे वर्ल्ड की सबसे पुरानी भाषा द्रविड़ मानी गई है। तो संस्कृत जो है उसका इतिहास लगभग 5,000 साल पुराना माना गया है। तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी भाषा आप सीखना चाहते हैं तो उसकी कोडिंग होती है आपके दिमाग के अंदर। फिर वहाँ पर वर्ड्स सीखे जाते हैं, वर्ड्स को कैसे इकट्ठा करके सेंटेंस बनाना है, फिर उस सेंटेंस को कैसे यूज़ किस सकमस्टेंस में यूज़ करना है, वो सकमस्टेंस की समझ आपको दी जाती है। तो इस सब में समय लगता है, किस सिचुएशन में क्या चीज़ बोलनी है, क्या वर्ड बोलना है, क्या सेंटेंस बोलना है, ये आपको सिखाया जाता है। ठीक है। और किस ढंग से बोलना है, फील करके बोलना है या ब्लंट बोल देना है, तो उसके तरीके हैं। तो 24 तरीके से इंग्लिश के अंदर आप अभिव्यक्त कर सकते हो अपने आप को। तो ये 24 तरीके सीखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप आ जाते हैं, नहीं। भाषा का जो विकास होता है वो क्रम है। ठीक है, उसमें उसमें क्रम है, 2000 साल लगे। तो आप कम से कम ये मान के चलिए कि आपको 15-20 महीने तो लगेंगे। उससे पहले आप उस भाषा पे मास्टरी नहीं ले सकते। आप उससे पहले भाषा पे मास्टरी नहीं ले सकते, और वो भी जब आप सतत प्रयास कर, हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी में ये वेबिनार हिंदी में दे रहा हूँ। सतत प्रयास करते रहें आप, तो ही आप वो कर पाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैं कुछ लोगों के घर जाता हूँ, उनको देखता हूँ। वो चाहते हैं, वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि सर हम बेटे को चाहते हैं कि वो भी सॉफ्टवेयर इसमें लाइन में आ जाए। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, वो कोई गेम्स बना रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स बना रहा है, कुछ एप्लीकेशंस बना दी उसने, एंड्रॉयड ऐप बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को सीखने में भी समय लगता है, वो एकदम से नहीं है। कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, उनकी लैंग्वेज भी बड़ा आसान है। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनकी कोडिंग डिकोडिंग करने में उनकी लैंग्वेज बहुत ही कठिन है। तो उनको, और लैंग्वेज, अब आप देखिए सॉफ्टवेयर्स की लैंग्वेज हर 6 महीने, साल भर में, 2 साल में अपग्रेड होती जा रही है, रिफाइन होती जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हर 6 महीने में, साल भर में, 2 साल के अंदर जो हमारे हार्डवेयर हैं वो टोटली चेंज होते जा रहे हैं। तो जो बेटर हार्डवेयर आते जा रहे हैं, तो बेटर हार्डवेयर के लिए और ज़्यादा रिफाइंड लैंग्वेजेस को यूज़ किया जा रहा है। चीज़ें इंटीग्रेट होती जा रही हैं। पहले कैमरा अलग देखा जाता था, फ़ोन अलग देखा जाता था, रेडियो को अलग देखा जाता था, टीवी को अलग देखा जाता था, ठीक है, कंप्यूटर को अलग देखा जाता था। अभी ये सब चीज़ें मिक्स कर दी गई हैं और एक ऐसे गैजेट्स तैयार किए जा रहे हैं, इनको स्मार्टफोन कहा जाता है। ये बेसिकली स्मार्टफोन्स तो कहना ठीक नहीं होगा, बेसिकली ये ऑल इन वन एक कंप्यूटर है। इसीलिए इनकी जो कॉस्ट है वो आपके शायद लैपटॉप से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ये मल्टीपल मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं और इनको प्रोसेस करते हैं। इनकी जो प्रोसेसर्स हैं वो बड़े हैवी होते हैं, और वो इतने कम वोल्टेज पे काम करके भी आपको बेस्ट से बेस्ट परिणाम देते हैं। तो ये स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्ट इसलिए कहा गया है कि ये आपकी आदतों को रीड करते हैं, ये आपकी आदतों को रीड करके उस अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं। तो अभी जो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं उनके अंदर ऐसी कोडिंग डाली जाती है कि वो आपकी आदतों को, जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा है, रोबोट्स बॉट्स कहा है, तो वो आर्टिफिशियली आपको जवाब देने लग जाते हैं। वेबसाइट पे आप जाइए, आर्टिफिशियली आपको लगता है कोई वहाँ बैठा है, कोई नहीं बैठा वहाँ पे, वो बॉट्स आपको जवाब दे रहा है। ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर उससे रिलेटेड है, एक वो सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया है, और वो उसी अकॉर्डिंगली जवाब देता है कि कैसी लैंग्वेज आती है, वो वर्ड्स को रिफाइन करता जाता है, उसमें कौन से वर्ड्स हैं इस तरह से, और उस अकॉर्डिंगली वो जवाब देता है। तो ये प्रोबेबिलिटीज के सिद्धांत हैं, प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे उसको बनाया जाता है
कि इतने तरह के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उनके संभावित ऐसे आंसर हो सकते हैं, तो उस आंसर्स में से रिफाइन करके आंसर, जैसे जैसे बॉट जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते जाते हैं, जैसे जैसे और वैसे वैसे वो और रिफाइन होते जाते हैं। इसलिए इनको स्मार्ट कंप्यूटर्स कहा गया है, इसलिए इनको स्मार्टफोन्स कहा गया है, स्मार्ट वेबसाइट कहा गया है। तो ये चीज़ें हैं। और नासा भी आज संस्कृत सीख रहा है, नासा भी आज वास्तु सीख रहा है, नासा भी ये सारी साइंसेस को क्यों सीख रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमने 5,000 साल पहले बता दी थी कि पृथ्वी गोल है, ये है सोलर सिस्टम है, ये है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये सब बाद में बताए गए। ये सब चीज़ें 2,000 3,000 4,000 साल बाद में बताया वहाँ के जितने भी वेस्टर्न। तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग क्या उड़ के जाते थे, क्या ऋषि मुनि उड़ के जाते थे? नहीं, ये मेडिटेशन करके ध्यान में अपने अंदर इतने उतरे कि जैसा ब्रह्मांड बाहर है, एक एक सूत्र है, एक उपनिषद में एक सूत्र है कि जैसा ब्रह्मांड बाहर है वैसा ही ब्रह्मांड हमारे, उसकी ट्रू कॉपी हमारे अंदर है। तो हम जब अंदर जाते हैं तो हमें लगता है अरे, तो हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ तो सारा हमारा वो जो सारा ज्ञान जो आज हम बाहर देखते हैं, साइंस के रूप में देखते हैं, डिस्कवरी, नई डिस्कवरी हुई है, ये हुआ है, नया आविष्कार हुआ है, वो सब हमारे अंदर ही है। तो जब हम अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करते हैं तो हम उसको अपने अंदर पाते हैं। तो उन्होंने चीज़ों को रीडिस्कवर किया। आज जो आप डिस्कवरीज देख रहे हैं, आज आप जो जितना भी आप इन्वेंशंस देखते हैं, इन्वेंशंस वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम लोग कह देते हैं, हमारे बाप दादा ये कह देते हैं, अरे ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था। और हम चौंक जाते हैं, क्या क्या सभी कुछ बता दिया था? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जैसा जो साइंस जो है, और उन्होंने तो भूत भविष्य और वर्तमान आगे का भविष्य भी बता दिया था। बहुत से ऐसे लोग हुए, ध्यानी लोग हुए, ये ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो मेडिटेशन की वजह से आपके अंदर ऐसी ऊर्जाएं, अंदर की जो ऊर्जाएं हैं वो जागृत होनी शुरू होती हैं, कुंडलिनी जागृत होनी शुरू होती है, अलग अलग चक्रास के अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं। तो जो आपके वास्तु प्रॉपर, अगर वास्तु जो माना जाए, तो वास्तु का बेस्ट आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर पे, शरीर स्वस्थ होने लग जाता है, मजबूत होने लग जाता है। सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? सबसे बड़ा प्रभाव होता है आपकी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सातवां चक्र कहा गया है, सातवें चक्र का सेंटर कहा गया है। पीनियल ग्लैंड अपनी दोनों आंखों के पीछे, और बिल्कुल भी, और ये रियल में एग्जिस्ट करती है। और इस पीनियल ग्लैंड को जागृत करने का सारा उपाय है। फिर पूछा है सर, नासा तो सीख रहा है, सर नासा तो ये साइंसेस सीख रहा है, नो डाउट, बट अब हमें कोडिंग क्यों सिखा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश के लिए हमें दोबारा हमारी 5,000 साल पुरानी संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए? ऐसा इसलिए सिखा रहे हैं, पहली बात कि पहले जो हमारे ऋषि मुनियों ने पुष्पक विमान भी बनाए थे, ये जो मिसाइल्स वगैरह, ये सब बारूद से जो टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी एनालॉग थी। एनालॉग मतलब इसमें कोडिंग, कोडिंग जो होती थी वो मंत्रास के थ्रू होती थी। कि आप अगर वास्तु में भी अगर पर्टिकुलर जोन के अंदर जाके अगर उस पर्टिकुलर देवता नाम दिया गया, राक्षस नाम दिया गया, उस पर्टिकुलर देवता का या राक्षस का अगर आप मंत्र उच्चारित करते हैं, तो वो पर्टिकुलर जोन जागृत होना शुरू हो जाता है। या आप और कुछ ना करें, आप उस पर्टिकुलर जोन से रिलेटेड कुछ भी चीज़, कोई भी मंत्रा जो है वो आप डाउनलोड कर लें, यूट्यूब से डाउनलोड कर लें, मुझसे पूछ लें कि इस पर्टिकुलर जोन में मुझे क्या चीज़ प्ले करनी चाहिए। वहाँ ले जाके आप अपने फ़ोन पे यूट्यूब से वो पर्टिकुलर मंत्रास ही अगर आप वहाँ पे अगर चलाते हैं हाई वॉल्यूम पे, तो पर्टिकुलर जोन जागृत होना शुरू हो जाता है। और जब कभी भी मकान बनता था, जब कभी भी, तो ये 5,000 पुरानी पुरानी जो संस्कृति का हम अनुसरण करना तो चाहिए, क्योंकि ये सुख समृद्धि वैभव सबके लिए थी। अब वो त्रवणकोर के राजा ने एक मंदिर ऐसा बनाया, वो चुंगी वसूलते थे और कुछ नहीं करते थे, चुंगी वसूलते थे। और आज देख लो वहाँ पे 5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ का खजाना तो ऐसे ही पाया गया है। और अभी भी और 2-3 और वॉलेट, जो वॉल्ट्स, वॉल्ट्स कहे जाते हैं, उसके अंदर बनाए गए हैं। ऐसे 7 वॉल्ट्स बनाए गए हैं, 5 वॉल्ट्स बनाए गए हैं। तो उनमें से अभी भी 2-3 जो जो
बड़ी तिजोरियां हैं, जो कमरानुमा तिजोरियां हैं, बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं, हॉल बनाए गए हैं, उनमें वो भरा हुआ है सोना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि वहाँ जो जैसा है उसको गणना कर लो, और फिर जो लास्ट का जो एक ऐसा कमरा है जो शापित है, उस पर सांप बने हुए हैं, वो शापित है कि अगर इसे खोला गया तो बाढ़ आ जाएगी, या भूखमरी आ जाएगी, या महामारी आ जाएगी, महामारी फैल जाएगी, और ये है वो है। उसको शापित किया गया कि पहले के ज़माने में क्या होता था, मंत्रोच्चारों के द्वारा और ऐसे जो खजाने थे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्ट इसलिए करते थे कि जो देवता है, हम देवता को ये मानते हैं, ये जो गुंबद बनाए जाते हैं, ये गुंबद क्या है कि हम पूरे यूनिवर्स को एक मैसेज भेज रहे हैं। क्या मैसेज भेज रहे हैं? हम इस पे सोने का लेपन क्यों करते हैं? सोने का लेपन हम इसको इसलिए करते हैं कि वहां बैठ के कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रार्थना करता है, किसी भी तरह का कोई भी मेडिटेशन करता है, या डांस भी अगर करता है, तो वो व्यक्ति यूनिवर्स के साथ एक हो जाता है। तो ये सेंटर पॉइंट से आपको बता दें कि भारत जो है वो एक वो एक लाइन है, आपको वहाँ ऐसे बताता हूँ मैं, एक गोल्डन लाइन कही जाती है। वॉशिंगटन से शुरू या पृथ्वी का अगर सेंटर माने, अगर पृथ्वी का सेंटर माने, तो गीज़ा के जो पिरामिड हैं, इजिप्ट के जो सॉरी पिरामिड हैं, वो नंबर वन माने जाते हैं, वो इंडिया सॉरी जो वर्ल्ड का सेंटर माना जाता है। तो आज इसलिए ऐसा हो रहा है कि हमें वो कोडिंग उनकी क्यों सीखनी पड़ रही है, क्योंकि हमने जीरो का आविष्कार किया, लेकिन उस आविष्कार करके हमने छोड़ दिया, उससे आगे हम बढ़े ही नहीं, उससे आगे हम बढ़े नहीं। हमने चीजें बनाई, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर होते गए। अब हमारा वर्ल्ड वॉर कौन सा था? महाभारत हमारा वर्ल्ड वॉर था। महाभारत हमारा वर्ल्ड वॉर था, और उस महाभारत की वजह से सब कुछ क्या होता गया? सब कुछ नष्ट होता गया, सब कुछ नष्ट, कुछ नहीं बचा। उस जमाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो भी साथ में सब जल गई, सब राख हो गई। सर ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमें हमेशा भटकाया गया है। पहले हम वेस्टर्न कल्चर से हमारे संस्कार खराब किए गए, और अब लोग खुद हमारी संस्कृति के अनुसरण करते हैं। यस, बाहर के लोग बहुत आते हैं और मेडिटेशन सीखते हैं। मैं आश्रम में रहा, मेडिटेशन सीखते हैं, वास्तु के बारे में सीखते हैं, योग सीखते हैं, और छोटा मोटा नहीं, 5-5, 10-10, 20-20 साल लगा देते हैं, और लगातार संपर्क में बने रहते हैं, सीखते रहते हैं, आते रहते हैं, सीखते रहते हैं, फिर जाते हैं, फिर अपनी कंपनीज में ऐसे सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं कि जिससे कि वो और ज़्यादा धन कमा सके, और ज़्यादा वैभव कमा सके, और ज़्यादा सुख कमा सके, और उसको बांट भी सके। फिर आगे लिखा है, हमारे हमारे संस्कार खराब किए हैं, और ये लोग खुद हमारी संस्कृति का अनुसरण करते हैं, और अब हमें कोडिंग और दूसरी चीज़ों में उलझा कर खुद संस्कृति खुद संस्कृत सीख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सर इट फील्स लाइक वी विल लॉस्ट आवर डायमंड्स व्हाइल कलेक्टिंग द स्टोन्स। तो इसी कारण मैं एक तरफ देखो, मैं एक तरफ आपको इंग्लिश में आपको मास्टर करता हूँ, आपको इंग्लिश में, आपको स्पोकन में, ग्लोबल आईपीए में आपको तैयार करता हूँ, और दूसरी तरफ ये कहता हूँ कि अपनी संस्कृति में भी ये इंग्लिश कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ 2000 साल पुरानी एक लैंग्वेज है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी गहरी है, बड़ी बहुत ही विशाल है, उसका हृदय बड़ा विशाल है। तक्षशिला, नालंदा, यहाँ पे 15 लाख किताबें थी, 15 लाख किताबें जो जलाई गई। बाहर से जो इन्वेडर्स आए उन्होंने इसको जलाया। कहाँ कहाँ से नहीं आते थे, चाइना से जो टॉप के स्कॉलर्स, जापान से टॉप के स्कॉलर्स, अरेबियन कंट्रीज से टॉप के स्कॉलर्स। अरे अरबी क्या करते थे? खजूर बेचते थे, ऊँट ऊँट चराते थे, ऊँटों पे आते थे, कारपेट्स बनाते थे, ये सब चीज़ें थी। हमारे यहाँ का ढाका का मलमल मलमल जिसे कहते हैं, रेशम का कपड़ा, और हमारे यहाँ के सोने की कारीगरी, स्टोन की कारीगरी, लोहे लोहे से जो जितनी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, रथ रथ बनाए जाते थे, वो बेस्ट हमारे देश में बनते थे। हमारे देश का कपड़ा, हमारे देश का भोजन, मसाले, क्या नहीं, आज भी सारी समृद्धि है, सब कुछ है। लेकिन उसको संभालना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ मोदी का काम नहीं है कि मोदी सनातन हिंदू धर्म की बात करता है, नहीं, सिर्फ मोदी का काम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। संस्कृति संभालना सिर्फ राजा का काम नहीं है, संस्कृति संभालना प्रजा का भी उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व है। तो आप इस चीज़ से घबराओ मत। आपने चीज़ लिखी है कि हमें
स्टोन्स इकट्ठे करने में लगा दिया, मतलब सॉफ्टवेयर सीखो जी, सॉफ्टवेयर सीखो। अरे सॉफ्टवेयर तो इसलिए सीखने पड़ रहे हैं, इंग्लिश तो इसलिए सीखने पड़ रही है क्योंकि उससे हमको नौकरी मिलने में आसानी हो जाती। और सिर्फ आप लोग नहीं सीख रहे, पूरा वर्ल्ड सीख रहा है इंग्लिश, पूरा वर्ल्ड सॉफ्टवेयर सीख रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को ये मत सोचिए कि आपकी संस्कृति को नष्ट करने आए हैं। आप अलाउ करेंगे उनको तो नष्ट कर देंगे वो, क्योंकि उनके लिए तो आप बाजार हो। भारत उनके लिए एक मार्केट है। अमेरिका के लिए भारत एक सबसे बड़ा मार्केट है अपनी चीज़ें खपाने के लिए। चाइना के लिए इंडिया क्या है? इंडिया एक सबसे बड़ा मार्केट है अपनी चीज़ें खपाने के लिए। इसीलिए वो इतनी जासूसी करते हैं, ठीक है। और उनको जहां मौका मिलता है, जिस देश में जहां से मौका मिलता है, वो पैसा फ्लोट करते हैं, ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, इस कोरोना काल में HDFC के 1% शेयर चाइना ने खरीद लिए हैं। HDFC बैंक के 1% शेयर। HDFC सबसे बड़ा बैंक है भारत का, जो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है, उसके 1% शेयर खरीद चुका है वो। और वो धीरे 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 इसको बढ़ाता जाता है। और पाकिस्तान के साथ तो उसने ऐसा किया कि इतनी ज़मीन हमको दे दो, हम एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, इस कॉरिडोर से हमारे जो है हम जो अरेबियन सी है वहाँ तक हम हमारा वो रहेगा, और हम वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना है तो हमको एक छोटा शॉर्टकट मिल जाएगा। शॉर्टकट वहाँ पे उन्होंने अपनी सेनाएं इकट्ठी करनी शुरू कर दी। तो इसीलिए हम अब गुजरात हमारे लिए बड़ा वाइटल हो गया है, ठीक है। तो गुजरात में हम जब सैन्य अभ्यास होता है तो हम गुजरात के उधर जाके बहुत बहुत सैन्य अभ्यास इसलिए करना पड़ता है ताकि उसको सनद रहे। सनद मतलब उसको ध्यान रहे कि हम कभी भी तुम्हें अच्छा चैलेंज दे सकते हैं। तुम ऐसे मत समझ लेना कि तुमने पाकिस्तान ने कुछ अरबों डॉलर जो है पैसा लेने के एवज में अपनी ज़मीन दे दी। तो चाइना पावरफुल क्यों हो गया? चाइना ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत, चाइना सबसे बड़े ट्रेडर्स थे दुनिया में। चाइना सबसे बड़े ट्रेडर्स थे दुनिया में, पूरी दुनिया में। आज से नहीं, बहुत साल पहले। और मंगोलिया जो हुआ, ये रशिया तक जाता है, ये बड़ा रीजन था। चंगेज खान, ये लुटेरे थे। फिर चाइना के जो राजा थे, सम्राट थे, बादशाह थे, जो भी थे, तो वो इनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि इस रीजन से प्रोटेक्शन होता था। यहाँ से जितना भी इन्वेडर्स आते थे उनसे प्रोटेक्शन होता था, तो वो उनको सपोर्ट करते थे। और ये माना गया है कि आज की तारीख में चाइना इतना पावरफुल क्यों होता जा रहा है, हर चीज़ में इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि वो कॉपीराइट को कुछ नहीं मानता। आप कोई चीज़ बनाइए, आपका कोई वैज्ञानिक कोई चीज़ बनाता है, उसमें 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल लगाता है, अपना पूरा जीवन लगा देता है, और उसको वो कॉपी करके और वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसलिए चाइना ने गूगल को अलाउ नहीं किया। इसलिए चाइना ने बाहर की संस्कृति को अलाउ नहीं किया, और अपने आप को अपग्रेड करता गया अंदर ही अंदर। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मास्टर हो गए वो लोग। सॉफ्टवेयर आपका चुरा लेते हैं। आपके आपने स्मार्टफोन बनाया, सैमसंग ने, कोरियन कंपनी है, सैमसंग ने, और चाइना के ऊपर हजारों की तादाद में वर्ल्ड उसके अंदर जो इनका कोर्ट है, इंटरनेशनल जस्टिस का जो कोर्ट है, उसके अंदर बड़ी बड़ी तादाद के अंदर और वो कर रखे हैं, मुकदमे ठोक रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे किया, उसकी बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा किया, अमेरिकन कंपनीज ने भी ऐसा किया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो क्या है, वर्ल्ड के इंटेलेक्ट की जो मेहनत है, जो दिमागी जो मेहनत है, जो इंटेलेक्ट है, उसकी जो मेहनत है उसको चुरा रहा है। और अगर हमें तो आप आप वास्तुसम्मत घर में तो रह नहीं रहे हो, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप वास्तुसम्मत घर में रहते नहीं हो। आप आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर क्या चल रहा है, आप खुद टेक्नोलॉजी पैदा कर नहीं रहे हो। भारत जितने वैज्ञानिक पैदा करता है वो तो सरकारी एजेंसीज में चले जाते हैं, या फिर वो बाहर चले जाते हैं, नासा में चले जाते हैं, या किसी और अमेरिकन कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये भी देखा गया है कि कुछ देशद्रोही वैज्ञानिक हुए, उनको चाइना ने लपक लिया। आज से मुझे याद है, आज से करीब 10-12 साल पहले मेरे को 3 से 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 10-12 साल पहले काफ़ी बड़ी रकम थी, 5 लाख रुपए महीना। और मुझे ऑफर किया गया था चाइना से कि आप आइए हमारे टीचर्स को ट्रेन कीजिए। ये मिचमिची आँख में चाँव पाँव बोलने वाले लोग जो हैं, हमारे टीचर्स को, हमारे प्रोफेसर्स को ट्रेन कीजिए, उनको इंग्लिश सिखाइए।
चाइना में इंग्लिश का बड़ा क्रेज है, जीभ की सर्जरी तक करवा लेते हैं वो। जीभ को लंबा करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जीभ छोटी है, ज़बान छोटी है उनकी, तो उसको उसकी सर्जरी तक पेनफुल, इतना बहुत पेनफुल होता है, धीरे धीरे करके 1.5-2 साल में थोड़ा थोड़ा इनसे इनसे किया जाता है, थोड़ा थोड़ा कट लगा के उसको जीभ को बढ़ाया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रॉपरली प्रोड्यूस करने के लिए आपकी जीभ थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। यूरोपियंस की जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक ब्रिटिश लैंग्वेज है, तो उनकी जो जीभ है वो काफ़ी लंबी होती है, और ताकि वो तालू पे ठीक से टच हो सके, दांतों तक ठीक से टच हो सके। तो मैं ये कहता हूँ, चाइना से धूर्तता मत सीखो, चाइना से ये सीखो कि उसके अंदर चीज़ों को अपनाने की उसमें त्वरा कितनी है। अगर वो आ जाए तो, बहुत बड़े विद्वानों ने ये भी कहा है कि भारत एक सोया हुआ शेर है, तो इस शेर को जगाओ ना, इन शेरनियों को जगाओ। और वो हर चीज़, वो सनातन हिंदू संस्कृति जो कहती है वो आपको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, आपको फायदे में लाने के लिए ही है। आप उसको यूज ही नहीं, आप कहते हैं क्या देवता होते हैं, ऐसे क्या होता है वास्तु में, ये सब बकवास है, वास्तु से बकवास है, वास्तु बकवास है, प्रूव करो प्रूव करो। ऐसे गधों को प्रूव नहीं किया जा सकता, वास्तु को फील किया जा सकता है। आप वास्तु सम्मत घर में जाइए, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और आप खराब वास्तु वाले घर में एक रात नहीं सो सकते, एक रात नहीं सो सकते। और आप जिस घर में 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से सो रहे हैं, तो उस घर के वास्तु ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया। पहले आपने उस घर का वास्तु खराब किया, आपको तो खुद को नहीं पता किसने बनाया, क्यों बनाया। हाँ, एक चीज और मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया कि अंग्रेजों ने एक ठेकेदारी सिस्टम चलाया कि ठेके पे देंगे साहब हम, ठीक है, ठेकेदारों को करेंगे, ये जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनाएंगे, पार्लियामेंट बनाया, वो बिल्कुल गोल बनाया। वॉइस रॉय का घर था, राष्ट्रपति भवन हमारा जो है वो वॉइस रॉय का घर था, उसको बड़ा शानदार बनाया, वास्तु सम्मत बनाया गया है वो बिल्कुल। क्यों? वहां पर बड़ा दिमाग लगाया गया, बिल्कुल वास्तु सम्मत बनाया गया। और अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, आपको शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोदी जी ने, और अखबार में छप चुकी है चीज़ें, लेकिन क्योंकि छठे सातवें पन्ने पे आती, कोई ध्यान भी नहीं देता, और मैं इसको बड़ा हाईलाइट करता हूँ कि मोदी जी ने पूरा पूरा बहुत एरिया, वहाँ पर सरकारी जो ज़मीन है वहाँ पर अलग से एक पार्लियामेंट हाउस, एक अलग से एक पूरा का पूरा एक जो पीएम हाउस, और जितने भी मंत्री हैं उनके उनके रहने के लिए व्यवस्था करवाई है, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप जब वो तैयार हो जाए, मोदी जी ऐसे हैं, वो ढिंडोरा नहीं पीटते, चुपचाप काम करते जाते हैं, और एक दिन अचानक पता लगता है आपको कि उद्घाटन करने पहुंच गए, और तब आपको पता लगता है कि देखो वो सब कुछ वास्तु सम्मत बनाया गया है। वो व्यक्ति क्यों ये सब काम कर रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि अगर इस देश में स्टेबिलिटी लानी है तो सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी जरूरी है। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी जरूरी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो हमारे देश के अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा लोगों का। कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा तो इंडस्ट्री, क्योंकि आप अपनी कंपनी का 35% तक मार्केट से उठा सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं आईपीओ के ज़रिए या आपके शेयर्स के ज़रिए, शेयर्स फ्लोट करके। तो ये एक बहुत बड़ी एक सोची समझी हुई एक रणनीति है। उस रणनीति की तरह आप काम करो। अगर प्रधानमंत्री काम कर रहा है अकेला होकर, वो इस तरह से दिशा निर्देश दे के अगर काम कर सकता है, तो आप भी अपना घर ठीक करो। आप अपने घर को इस तरह से बनाओ कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, हमारे घर के जो बच्चे हैं, उनका पढ़ने में मन लगे, उनके बैठ के पढ़ने की बैठ के किस जोन में वो बैठ के पढ़ रहे हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए किस जोन में उनको बिठाना चाहिए, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो हमारी भविष्य है। हमारे हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स ही हमारा भविष्य है। हमारा भविष्य कहीं आगे एकदम नहीं है, कोई और बड़ा सुपर कंप्यूटर आ जाएगा, बड़ा सुपर स्मार्टफोन आ जाएगा, ये हमारा भविष्य नहीं है। इससे तो हमारा जीवन सरल होता है, दैट्स इट। ठीक है, क्या हम बहुत ज़्यादा कोडिंग सीख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे? नहीं, हमारा भविष्य इसमें है कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, आगे चल के क्या करेंगे। ठीक है, उसमें है वो कितना कमाएंगे, वो कैसी किस मेंटेलिटी के साथ में जीवन यापन करेंगे।
तो अगर उनको नहीं पता है तो उनको बताओ, उनको सिखाओ ये सब चीज़ें। और मेरा ये यही प्रयास है कि एक तरफ मैं कॉर्पोरेट इंग्लिश सिखाता हूँ, हिप्नोथेरेपी करता हूँ। ठीक है, हिप्नोथेरेपी बाहर तो नहीं जन्मी, ये तो महात्मा बुद्ध की डिवाइस की हुई है। ठीक है, हिप्नोथेरेपी जब समझाइश से काम नहीं होता तो हिप्नोथेरेपी से काम लेते हैं। ठीक है, और आपके आयुर्वेद का भी मैं बहुत बचपन से मेरे को बड़ा शौक रहा, आयुर्वेद के अंदर में कुछ ना कुछ बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा। पूरे भारत भ्रमण किया, सारी बड़ी बड़ी इमारतें देखी, पूरा भारत में 15 बार घुमा हुआ, पूरा भारत, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी से पूरा कंप्लीट। तो ऐसा जब आप करते हैं तो हमारे यहाँ पर घूमना नहीं होता, स्टूडेंट को घुमाया नहीं जाता। और जो स्कूल्स कॉलेजेस स्टूडेंट्स को घुमाते हैं, उन स्टूडेंट्स की आप देखिए, सोचने समझने की शक्ति देखिए आप उनकी, उनका पूरा दिमाग खुल जाता है। सिर्फ घूमना नहीं है, एक ऐसी दृष्टि लेकर घूमना सिखाया जाता है। तो मैंने पहले शास्त्रों का अध्ययन किया। ठीक है, अकेले वास्तु के ऊपर लगभग 250 किताबें लिखी गई हैं, अकेले वास्तु के ऊपर। आयुर्वेद के ऊपर तो हजारों ग्रंथ हैं, और लाखों की तादाद में थी किताबें, जला दी गई। जो बचे कुचे हैं वही हम पढ़ पा रहे हैं, और उनको डॉक्यूमेंट किया हुआ है, गूगल पे डाला हुआ है। कहीं मुझे पता लगता है कि कहीं पे किसी के पास में कोई ऐसी किताब है, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप ऐसा करो, कोई और कुछ मत करो, आप जहाँ बैठे हो, बुजुर्ग इंसान है, मैं कहता हूँ आप मुझे सिर्फ उसकी फोटो क्लिक करके भेजते रहो। क्या उपाय है? कोई ऐसी दुर्लभ आप किताब पढ़ने को मिलती है। संस्कृत मैंने सीखी है, इंग्लिश मैंने सीखी है, हिंदी मैंने सीखी है। संस्कृत और हिंदी की मेरे एक ही गुरु थे, जोधपुर में जो थे पंडित जी, उन्होंने मुझे सिखाया। तो उसके बाद संस्कृत के जितने भी जो मेरे फादर के पास बुक्स रखी थी, जो पूरा उनके पास में 3 लाख 4 लाख किताबों का जो पूरा जखीरा था, पूरा जो खजाना था, अलग अलग तरह की, अलग अलग विषयों पे, वो सब मेरे को पढ़ने का मौका मिला। तो पहले मैंने अध्ययन किया, अध्ययन करके अपने अंदर एक दृष्टि जागृत करी, और फिर मेडिटेशन किया, और फिर मैं भ्रमण पे निकला, फिर मैं घूमने निकला। ऐसे नहीं कि सीधे बैग उठाया और सर ने बोला है कि चलो कुल्लू चलते, मनाली चलते, और वहां जाके भांग पी रहे हैं, गांजा अफीम सुलगा रहे हैं। हाँ हाँ, ये उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य लेके चलना पड़ता है, तो बड़ा उद्देश्य मिलेगा कैसे आपको? तो आपकी पूरी दृष्टि बदल जाएगी, एक पूरे शहर को देखने की दृष्टि बदल जाएगी। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे जिक्र किया कि जयपुर को तो बसाया गया है। जयपुर जयपुर की इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, जयपुर को तो बसाया गया है। अंबर, आमेर जिसे हम कहते हैं, वो पुराना इतिहास है उसका। आमेर सिटी सिटी तो बहुत छोटा था। जयपुर को एक ट्रेडिंग सिटी बनाया गया, ट्रेडर्स सिटी। आप यहाँ देखो, खजाने वालों का रास्ता, मणिहारों का रास्ता, और कपड़े वालों फलानों का रास्ता, मिठाई वालों का रास्ता, मिठाई वालों की गली, ये नाम से प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पूरे पूरे भारत से जितने भी बड़े बड़े कारीगर थे, जितने भी बड़े बड़े आर्टिजन्स थे, ये अफगानिस्तान से लोग आके बसवाए गए हैं यहाँ पे। जितने भी बड़े बड़े जो हुनर वाले लोग थे, उनको बुलाया गया, न्योता दे के, आप आओ, आपको टैक्स फ्री हम जीवन देंगे, यहाँ पर रहने को जगह देंगे, आपको फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट जगह देंगे। यहाँ जो जयसिंह थे, उन्होंने इस तरह से व्यवस्था करी। तो जयपुर क्या एक ट्रेडर सिटी बन गया है, एक व्यापार का एक केंद्र बन गया। ठीक है, जयपुर एक व्यापार का केंद्र बन गया। ये बात है। जैसलमेर के जो महाराज थे, राव जैसल जी, तो उन्होंने वो चुंगी नाके की तरह यूज किया उसको। जैसे त्रावणकोर के महाराज थे, उन्होंने चुंगी नाके की तरह यूज किया, उन्होंने जैसलमेर को चुंगी नाके की तरह यूज किया। अरब कंट्री से जितना भी व्यापार होता था, और ये जितना भी भारत से निकलने का रास्ता ही ये था, जैसलमेर से होके जाते थे ऊँटों के ऊपर। तो अलग अलग राजे महाराजा वो किस तरह की कैसी क्या सोच के साथ में उन्होंने कैसे शहर बसाए। तो मैं आपको जो बता रहा था कि जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड जो है वो पृथ्वी का मध्य माने जाते हैं। तो ये लाइन पूरी गोल्डन लाइन है, ये वॉशिंगटन से शुरू होती है, और ये यहाँ से होती हुई आपके लंदन से होती हुई, और लंदन पेरिस से होती हुई, ये लाइन ऐसे ऐसे आते 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 ये भारत का जो आपकी जो दिल्ली है, दिल्ली जो है, फिर आपके ये जो वाराणसी, और ये जो आपके
काशी वाराणसी, ये जो शहर बसे हुए हैं गंगा किनारे जो बसे हुए, यहाँ से होती हुई ये लाइन फिर आपके जापान से ऐसी ये गोल्डन लाइन मानी गई है। और आप देख लीजिए, वास्तु के हिसाब से गोल्डन लाइन मानी गई है। और आप देख लीजिए ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए, ये यूनिवर्स से एक होने के लिए। हम कोई भी वहाँ पे क्योंकि राजे महाराजा ये माना जाता था गॉड की इनकारनेशन है। ठीक है, पुरानी संस्कृति पुरानी सोच थी कि गॉड की इनकारनेशन है। आज मोदी को ऊपर जितनी जिम्मेदारी है, उतनी जिम्मेदारी का अगर 1% भी आप पे डाल दिया जाए ना, तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा। हम लोग नहीं संभाल सकते उतना उतना बड़ी जिम्मेदारी। तो वो व्यक्ति को इतना, सदियों में कभी ऐसा व्यक्ति पैदा होता है कि जो एक बैलेंस करके चलता है, जो जिसको कि अमेरिका का राष्ट्रपति, जो मोस्ट पावरफुल नेशन का राष्ट्रपति भी है ना, झुक के मिलता है और गले मिलता है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये गोल्डन पीरियड है हमारे लिए, भारत के लिए गोल्डन पीरियड है कि भारत अपनी पुरानी संस्कृति को रिवाइव कर सकता है। ऐसे लोग जो अंग्रेजी सीख के, सॉफ्टवेयर सीख के और अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, ऐसे लोग गधे हैं। मैं ऐसे लोगों को गधे मानता हूँ, तो जो अपने रूट्स को, उनको ये पता नहीं कि उनके उनके पिताजी के पिताजी क्या करते थे। वो उनका पितरों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, अपने पिता के प्रति कोई सम्मान नहीं। ऐसे लोग कुसंस्कृति वाले हैं, ऐसे लोगों को कोई संस्कार ही नहीं है। उनके परिवार ने, सॉरी टू से, उनके परिवार ने उनको कोई संस्कार नहीं दिए सम्मान के। और ऐसे ऐसे माँ बाप मैंने देखे हैं, ऐसे माँ बाप कोरोना काल में भी मैंने देखे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मदद करते। मैंने कहा ऐसे माँ बाप को ढूंढो कि जिनके बेटे एनआरआई हैं या ऐसे हैं जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, उनके घर पे पैसा नहीं आ रहा है, वो भूखे मर रहे हैं, राशन के पैसे नहीं है, पड़ोसियों से मांग नहीं सकते। ऐसे लोगों को भी जिंदा रखो। और ऐसे लोग ही जो हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा बाहर, वो भूतनाथ फिल्म में देखा है आपने, बाहर पढ़ने भेजा और वो बाहर का ही होके रह गया। बाहर तुझे पढ़ने भेजा था मैंने, बाहर तुझे नई चीज़ साइंस टेक्नोलॉजी सीखने भेजा था, और तू तो वहीं का होके रह गया। यही यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको शायद जान के आश्चर्य होगा, जर्मनी, फ्रांस, लगभग 150 देश, लगभग 150 देश वास्तु के लिए पागल हैं, मानते हैं। आप भारत से आप जरा उसको करके देखिए। जर्मनी तो बहुत पागल है इस चीज के लिए। पूरे वर्ल्ड का जो इंडस्ट्रियल किंग जो है, मशीन में जो मशीन किंग जो है, जर्मनी माना जाता है। वो वास्तु के लिए पागल है। ब्रिटेन पागल है। ब्रिटेन में एक दिल्ली का एक लड़का है, नाम नहीं लूंगा, वो बिल्डर है। $1 मिलियन, $2 मिलियन, $3 मिलियन, $4 मिलियन, $5 मिलियन एंड $10 मिलियन में वो फ्लैट्स बेच रहा है लंदन सिटी के अंदर। उसने वास्तु सम्मत फ्लैट्स बनाए हैं, जमीन पे नहीं, फ्लैट्स बनाए हैं उसने। वास्तु सम्मत फ्लैट बनाए, 100% वास्तु सम्मत फ्लैट बनाए हैं उसने। जो नदी जाती है लंदन के पास से, उसको उसके हिसाब से उसने वो जगह वहाँ पर ली। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो इस तरह से अलाइनमेंट करके उन फ्लैट्स को बनाया है कि नॉर्थ ईस्ट में वो पड़े। फ्लैट्स का जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें वो नदी यूं जाए, तो वहाँ सुपर रिच लोग जो जितने भी हैं वो सब अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। एडवांस बुकिंग हो चुकी है, बहुत कम फ्लैट्स बचे हैं वहाँ पे। आप समझ पा रहे हैं? ये है। उसने इंडिया छोड़ दिया, उस लड़के ने इंडिया छोड़ दिया। तो इंडिया छोड़ने की वजह से क्या हो, क्या वो संस्कृति के विरुद्ध हो गया क्या? नहीं, उसने संस्कृति को फिर से रीस्टैब्लिश किया है। और वर्ल्ड में डंका बजता है वास्तु का। आप माने या मत मानो, आप जिस मकान में रहते हो, आप जिस ऑफिस में बैठ के काम करते हो, आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो, आपके वर्कर्स काम करते हैं, उन पे उस फैक्ट्री का, उस ऑफिस का पूरा वास्तु काम कर रहा है। मेरे पास में एक केस आया, बिगड़ा हुआ केस आया, वहाँ के लोग संभाल नहीं पाए। बैंगलोर में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक इंडस्ट्री चल नहीं रही, 2.5-3 साल से चल नहीं रही। मेरे पास उसका बिगड़ा हुआ केस आया। वहाँ के कुछ वास्तुशास्त्रियों ने उस केस को लिया होगा, उनसे संभला नहीं। ठीक है, उनको समझ नहीं आया। और और वो जो बंदा जो है, वो उसके लिए ये जो एक फैक्ट्री है, उसके पास 8-10 फैक्ट्रियाँ हैं, मतलब वो 5-7 हज़ार करोड़ का आदमी है। तो वो ये चाहता है कि ये फैक्ट्री, 1-2 फैक्ट्री ये भी चल जाए, बाकी तो चल ही रही है, ये भी चल जाए।
तो उनका घर ठीक करना, फिर फैक्ट्री ठीक करना, ये एक बहुत ही हिरंडस टास्क था। और यहाँ बैठे बैठे कोरोना काल के अंदर हमसे जितना बन पड़ता था हमने किया। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, चाहे फैक्ट्री चलाएं, सेम वास्तु लागू होता है, चाहे फैक्ट्री चलाएं, चाहे आप घर में घर बनाएं, मकान बनाएं, फ्लैट लेना चाहें, तो ये सारा जो सिस्टम खराब किया गया है अंग्रेज़ों का खराब किया हुआ है। ठीक है, वो चाहते थे, उन्होंने तो हमारे आर्टिजन्स के अंगूठे कटवा दिए, वो तो हमारे ऋषि मुनियों के गर्दनें कटवा देते। तो हाँ, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, वो बात अलग है। तो आप ये चीज़ को समझ लीजिए कि अपने देश के जितने भी मूल्य हैं, अपने देश की जितनी भी संस्कृति है, उस संस्कृति को आप हाँ, मैंने ये देखा है कि महिलाएं, औरतें, लड़कियां संस्कृति को सहेजने का सबसे बड़ा काम कर सकती हैं। कहते हैं कि एक माँ की गोद में संस्कृति पलती है, सभ्यता पलती है। लैंग्वेज माँ सिखाती है, बाप नहीं सिखाता, वो सिखा नहीं सकता, उसमें इतना पेशेंस नहीं है। बच्चे को माँ रखती है अपने पेट में, बाप नहीं रख सकता, उसमें इतना पेशेंस ही नहीं है। वो तो धक्के खाता है, कमाता फिरता है, इधर उधर जाता है, ये सब किसी तरह से वो अपना जीवन यापन करता है, पालन करता है। ये माँ ही है, ये औरत ही है, ये इसलिए नमन है, ये इनको नमन है, ये मातृशक्ति को नमन है, स्त्री शक्ति को नमन है। इनकी वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है, इनकी वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है। और संस्कृति बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। सिविलाइजेशंस, संस्कृति बहुत बड़े शब्द है। आप ये देखिए, सभ्यता, ये बहुत बड़े शब्द है। तो सभ्यता कोई एक दो वर्षों का काम नहीं है, हजारों साल में सभ्यता डेवलप हो। और आप कोई स्कूल बना के दे दो, किसी स्त्री को कोई स्कूल बना के दे दो, आप कोई हॉस्पिटल बना के दे दो, देखो किस तरह से चलाती है उसको। आप कोई संस्था खड़ी करके दे दो एक औरत को, वो देखो किस तरह से चलाती है। अगर उसके कॉन्सेप्ट सही हैं, अगर उसका अपब्रिंगिंग सही है, सही संस्कारित हुई है वो, तो देखो गजब का वो चला के दिखाएगी, फैमिली की तरह। ये काम एक आदमी नहीं करता, आदमी सिर्फ डिक्टेट कर सकता है। और वो उसकी लीनियर सोच है, लीनियर सोच है, ये काम होना चाहिए बस, ये सोच है। और उनको समझा बुझा के, प्यार से मना के वो काम निकलवा लेती है। ये योग्यता आदमी में बहुत कम होती है। मैंने कुछ ऐसे, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी स्त्रियाँ ऐसी हैं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी स्त्रियाँ आदमी की तरह सोचती हैं, और जो वैसा सोचती है वो डिजास्टर है। और बहुत सारे पुरुष भी हैं जो आदमी की तरह, जो स्त्री की तरह सोचते हैं, वो भी एक डिजास्टर है, वो भी एक डिजास्टर है। तो आप अपने नियति को प्राप्त हो, आप अपनी नियति को प्राप्त करें, और आप इस तरह का अपने आप को जीवन में डालें कि आप संस्कृति के वाहक बनिए। आप जब चलें तो संस्कृति आप में झलके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 50,000 का सूट पहन के बैठते हैं, लेकिन जब आप चलते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप व्यवहार करते हैं, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, आपके फेशियल जेस्चर्स कैसे हैं, आपकी लैंग्वेज कैसे, आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं लोगों को, वो एसेंस है, वो है आपकी पर्सनैलिटी, वो है आपकी पर्सनैलिटी। तो संस्कृति को बचाना तो हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। और ये आप मान लीजिएगा, और आप गूगल करके देख लीजिए, इसको खूब कीजिए कि हमसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ के जितने भी हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वो हमसे हमारी चीज़ें ही सीख रहे हैं, और हमसे और बेहतर होते जा रहे हैं, और बेहतर होते जा रहे हैं। अभी एक नया बहस छिड़ गई है वहाँ पे, और उस पर बड़ी चर्चाएं होती हैं। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स बहुत ही, उनको तो बहुत ही अकड़ होती है, हम कुछ भी बना सकते हैं, हम कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं, ये है, हम कहीं पर, हम तो पूरे के पूरे पहाड़ को काट के वहाँ पर नदी नदी भी बहा सकते हैं, हमारे पास ये इक्विपमेंट है, हमारे पास ये बुलडोजर्स है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये हैं, लिफ्ट्स हैं, ये हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। उनको आर्किटेक्चर की कोई हिंदू आर्किटेक्चर की, वास्तु की कोई समझ ही नहीं है। तो हिंदू आर्किटेक्चर, वास्तु आर्किटेक्चर ये सब नहीं सजेस्ट करता कि आप एक पहाड़ को तोड़ दीजिए। हिंदू आर्किटेक्चर
वास्तु ये कहता है कि आप नदी का मुख इस तरह से आप मोड़ सकते हैं वहां पर, आप एक कि अब नदी वहां से होके जाए कि आपको पहाड़ का भी एडवांटेज मिल जाए और आपको नदी का भी एडवांटेज मिल जाए। यही तो किया जयसिंह ने, राजा जयसिंह ने यही तो किया। और हमने क्या किया, जेडीए ने क्या किया? ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमेशा सोया रहता है, जो सिर्फ जाके वो छापेमार कार्रवाई करता है और बिल्डिंग्स तोड़ता है बस बनने के बाद। जब बन रही होती है तब सोया रहता है। अखबार वाले इतना लिखते रहते हैं, मीडिया वाले इतना लिखते रहते हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके लोगों को। तो आप देखिए इस तरह से बनाया गया। आज देखिए जल महल में कितना कम पानी आया है। और क्यों बाढ़ आई? जयपुर में पहली बार बाढ़ आई, परकोटे के अंदर इतनी बाढ़ आई। क्यों आई बाढ़? क्योंकि उस पानी की निकासी नहीं है। जहाँ से छोटे छोटे जो झरने और नाले जो बहते थे, वहां पर तो मकान बनने दिए हमने, हमारी जयपुर के जेडीए ने, व्यवस्था ने बनने दिए। तो पानी रुक गया, और वो पानी कहाँ जाएगा? वापस यहीं आएगा। तो अब ये संस्कृति, हमारा जयपुर जो इतने 100 साल पुराना है, उसकी संस्कृति बर्बाद कर रहे हैं। अब ये पानी जब जाएगा तो ये सारी हवेलियों को, सबको कमजोर करेगा। जबरदस्ती मेट्रो घुसा दी परकोटे के अंदर, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है कि कांग्रेस के जो ये प्रतिनिधि हैं, इन्होंने बस बस कोई औचित्य ही नहीं, जयपुर क्वालिफाई ही नहीं करता मेट्रो के लिए। और अगर बनाई भी गई है तो वो लॉस मेकिंग प्रपोजिशन है, जबरदस्ती थोपी गई है और यहाँ की संस्कृति को खराब किया गया है। मॉन्यूमेंट्स में दरारें आ गई, जो हवेलियों में दरारें आ गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो पॉलिटिशियन तो, वो सीएम तो निकल जाएगा, अपना टर्म पूरा करके निकल जाएगा, लेकिन वो आपका पूरा आर्किटेक्चर, जो वर्ल्ड हेरिटेज है, आपका वर्ल्ड हेरिटेज वाला आर्किटेक्चर, उसको खराब करके निकल लिया वो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी खराब चीज के लिए प्रोटेस्ट करें, एक कैंपेन चलाएं, प्रोटेस्ट करें। और जो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की बड़ी बड़ी लड़ाई बड़ा है ना, एक मतभेद छिड़ा हुआ है भारत देश में। जो लोग मुसलमान हैं आज, जो लोग ईसाई हैं आज हमारे यहाँ पे, उनको जरा पूछो कि आपके दादा के दादा कौन थे भाई, किस पीढ़ी से आप आ रहे हैं? ये सभी तो हिंदू ही तो थे। ये जबरदस्ती कन्वर्ट किए गए मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो कोई अलग नहीं है, ये सब हम सब एक, हम सब एक ही हैं। हम सब एक ही हैं, बस मान्यता चेंज हो गई। और धीरे 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 जो मान्यता की वजह से हम अपना जो जीवन है जो खराब कर रहे हैं, वो अपनी मान्यताओं की वजह से खराब कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो साइंस से वो मान्यता आती है, टीवी से वो मान्यता आती है, या टेक्नोलॉजी से वो मान्यता आती है, या फिर किसी धर्म से वो मान्यता आती है। अगर वो मान्यता खराब है तो उसको आप छोड़ दीजिए। अगर वो आपकी संस्कृति को खराब करती है, आप उसको छोड़ दीजिए, मत अपनाइए। अगर वो आपके देश के विरुद्ध है तो आप उसको छोड़ दीजिए। एज ए हिंदुस्तानी हम किसी देश में जाते हैं तो उस देश के कानून को मानते हैं, लेकिन जब हमारे देश में आ जाते हैं तो हम किसी कानून को नहीं मानते। क्यों भाई? ये किसका देश है? ये हमारा देश है। तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कानून हम मानेंगे तो आगे चलेगा। हम बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमने रेड लाइट जंप कर दिया, ओ हो। इसमें कोई साहस नहीं है, इसमें कुछ भी साहस नहीं है। तो अपनी संस्कृति को समझाने वाले, समझने वाले लोग ही नहीं है। मैं देखता हूँ कि संस्कृति विभाग खुले हुए, हिंदी विभाग खुले हुए, संस्कृत विभाग खुले हुए, वहाँ के लोगों को क ख ग नहीं आता, उसका, उस लैंग्वेज का, उस संस्कृति का। एक आईएएस ऑफिसर है, उसको वहाँ सिर्फ इसलिए बिठा दिया गया कि वो एक आईएएस ऑफिसर है और वो चला रहा है उस डिपार्टमेंट को। उसको कोई समझ ही नहीं है, उसने कभी वो लैंग्वेज पढ़ी ही नहीं, और बस उसको बिठा दिया गया। ऐसे नहीं चलता है। टेक्नोक्रेट्स बिठाने पड़ेंगे, टेक्निकल नॉलेज वाले वहाँ के लोग बिठाने पड़ेंगे, तब वो परिवर्तन ला पाएंगे। ब्यूरोक्रेसी तो सबसे खराब चीज़ है इस मामले में। अध कचरा आदमी को बिठा दिया जाता है, वो अध कचरा निर्णय लेता है, वहाँ का सब कुछ, सारा सिस्टम को खराब कर देता है, सारे समाज को खराब कर देता है।
तो वहां वो क्यों बैठ पा रहा है? क्योंकि हमने गलत प्रतिनिधि को चुन के बिठाया है, वहां पे सीएम बनाया है, या हमने फलाने को गलत व्यक्ति को वहां पे बिठा दिया है, तो वो वैसे ही चुनाव करता है, अपने अकॉर्डिंग चुनाव करता है। तो सही सही जनप्रतिनिधि को हम वहां बिठाएं जो सही निर्णय ले, इन सब चीजों का ध्यान रखें। और जिस जिस सीएम ने भी, जैसे भैरव सिंह जी ने, या जिस भी सीएम ने हमारे हमारे राजस्थान के अंदर और संस्कृति को बचाने की बात करी, मॉन्यूमेंट्स का संरक्षण करवाया, ठीक है, नए पाथवेज बनवाए, दोबारा दोबारा बनवाया, उनको रिकंस्ट्रक्ट करवाया, वो आज भी याद आते हैं, आज भी हम उनके प्रति सम्मान से झुक जाते हैं। संस्कृति को बचाना एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, संस्कृति को बचाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। तो अगर हम वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे ये तो सरकार का काम है, तो सरकार तो अगर गलत आदमी आ गया तो नष्ट करेगा, उसको समझ ही नहीं है, वो तो नष्ट करेगा। लैंग्वेज से लेकर, पहनावे से लेकर, बोलचाल से लेकर, आपके खान पान से लेकर, रहन सहन से लेकर, आपके मकान के आर्किटेक्चर से लेकर, आप किस तरह की गाड़ियां आप चलाते हैं, किस तरह की सड़कें आप बनाते हैं, कहाँ पाथवे, कहाँ आपके जो आप जो शॉपिंग सेंटर्स आप जो बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं आप, ये सब कुछ संस्कृति का हिस्सा है, ये सब कुछ वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। वैदिक संस्कृति में वास्तु के अंदर, आयुर्वेद के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस एक मकान का या एक किले का या एक महल का बना दिया वास्तु, नहीं, पूरे के पूरे शहर बसाने की पूरी वास्तु विद्या है उसके अंदर। मंदिर को कैसे बनाए उसका अलग वास्तु है, उस मंदिर को शहर में कहाँ बनाए ये अलग वास्तु है उसका, स्कूल को कहाँ बनाए शहर के अंदर, इंडस्ट्री अगर लगानी है तो उसको कहाँ लगाएं, ताकि उसका पोल्यूशन पोल्यूशन तब भी होता था, लकड़ी जलाई जाती थी तो, ठीक है, लोहे को अगर आपको करना है, मेल्ट करना है, तो लकड़ी जलाई जाती थी, तो वो प्रदूषण शहर के अंदर नहीं आया, तो उसको किस दिशा में रखना है। अगर आपने नॉर्थ वेस्ट दिशा में अगर रख दिया, जैसे जयपुर में कुछ इंडस्ट्रियल एरिया नॉर्थ वेस्ट में भी बना दिए गए हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया मैंने देखा है, रिंको या आपके वीकेआई जो बनाया गया है ये नॉर्थ में बना दिया गया है, क्यों भाई, ये बेवकूफ़ी किसने करी? और पूरा फिर उससे जयपुर का जो पोल्यूशन लेवल है राइज करता है। तो ये सब चीज़ें संस्कृति का हिस्सा हैं, ये सब चीज़ें आपके जो लीडरशिप है, आप उस पर छोड़ के आप पीछे नहीं हट सकते। अमेरिका में ये बहस छिड़ चुकी है कि वहाँ के मेयर्स जो हैं, शहर के जो मालिक हैं, जिले के जो मालिक हैं, जिनको हम जनप्रतिनिधि बना के भेजते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं, उनको इन सब चीज़ों के लिए प्रेशराइज किया जाए, उनको इन चीज़ों की समझ डेवलप की जाए। अगर नहीं है तो उनको समझ दो, बताओ, मीटिंग्स करो। 30 फीट से ऊपर की सड़क अगर अमेरिका में है, ये सर्वे हुए हैं, 30 फीट से 40 फीट से ऊपर की अगर सड़क है, चौड़ी सड़क है, तो वहां पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो स्कूलों के पास में 30 फीट से ऊपर की सड़क नहीं बनाएंगे, स्कूल के अंदर जाने के लिए जो आपका रास्ता है वो 30 फीट से चौड़ा नहीं होगा, और उसमें भी पाथवेज बनाए जाएंगे। बहुत सारी चीजें आ गई, ये सारी वैदिक संस्कृति के हिस्से हैं। वो लोग हाथ जला के सीख रहे हैं, और हम लोग के, हम तो क्या खजाने के ऊपर बैठ गए बस, सांप की तरह कुंडली मार के ऐसे बैठ गए, तो ये खजाना है बस, हमारी संस्कृति का एक खजाना है। अरे है क्या उसमें, ये तो देखो, कभी पढ़ो तो सही, कभी उसको गुणो, कभी उसको अप्लाई तो करो अपने जीवन में, अपने शहर पे अप्लाई करो, अपने अपने गांव पे अप्लाई करो, अपने कस्बे पे अप्लाई करो, फिर देखो कितनी खुशहाली आती है। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो शहर, वो कस्बा, वो गांव ऑटोमेटिकली रिच होते जाते हैं। ये तो कोइंसिडेंस है, नेहरू को थोड़ी कोई समझ थी, वो तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का एक एक पढ़ा हुआ था, उसको थोड़ी वास्तु की कोई समझ थी। ये तो कोइंसिडेंस है कि जो व्यक्ति, जो आर्किटेक्ट पहले बना रहा था, वो मर गया एक कार एक्सीडेंट में, तो ली कॉर्ब्यूसियर को बुलाया गया कि भाई तुम बनाओ इसको। वो जब आया तो उसने थोड़ा बहुत यहाँ के अध्ययन किया था वास्तु को थोड़ा बहुत, तो उसने इस तरह से बनाया उसको, चंडीगढ़ के वो शहर को इस तरह से बनाया, ऑटोमेटिकली ही वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो झील आ गई, और उसने
पार्क्स जो है वो जगह 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 पार्क्स ज़्यादा ज़्यादा दिए, सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया उसने। एक पूरा सेक्टर अपने अंदर सेल्फ सफिशिएंट है, उसमें स्कूल भी है, उसके अंदर एक एक डिस्पेंसरी है, एक हॉस्पिटल भी है, उसके अंदर एक कम्युनिटी सेंटर भी है, पूरे सेक्टर्स, इस तरह से सेक्टर्स बना दिए उसने। और बहुत अच्छा सिस्टम है ये, तो वास्तु वाला सिस्टम है, उसने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था इस चीज़ का, इसलिए वो कर पाया। वो पहले वाला तो भांग घोल के जा रहा था। वो भी एक अंग्रेज था, और ये भी एक अंग्रेज था। और हमारे यहाँ जो देखो आप, चार्ल्स ने बनाया है ये। जेके के जवाहर कला केंद्र जिसको बनाया गया, तो इसके अंदर राशियों के अकॉर्डिंग पूरे वास्तु सम्मत। अब एक अंग्रेज को ये सब चीजों की समझ कहाँ से आई? क्योंकि इनके हाथ में सत्ता थी, इनके हाथ में सब ये सब था, तो इनके द्वारा आर्किटेक्चर की बड़ी समझ थी इनको, तो वास्तु की भी समझ इनको थी, तो इनको कहा गया कि तुम बनाओ। मतलब हमारे वास्तुशास्त्रियों को नकार दिया गया क्योंकि वो लोग डिग्रीधारी नहीं थे, वास्तु में कोई डिग्री नहीं मिलती थी हमारे यहाँ। और वास्तु में तो एक जगह यहाँ तक कहा गया है, एक वास्तु के ही एक ग्रंथ में यहाँ तक कहा गया है कि अगर वास्तुविद, क्योंकि वो पूरे शहर को बसा सकता है, अगर वास्तुविद प्लान कर सकता है, प्लानर्स होते थे, गलत निर्णय देता है और उसके गलत परिणाम आते हैं, तो उसको सूली पे लटका दो, तो वो दोषी है। मृत्यु दंड का प्रावधान है, मृत्यु दंड का प्रावधान है। तो उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे लोगों को छोड़कर हमने अंग्रेजों पे विश्वास किया और उनके हाथ में हमने सब कुछ सौंप दिया। तो भारत एक, मैं कहूँगा कि बहुत ही इनोसेंट, भारत एक बहुत ही भोला भाला, यहाँ के हम लोग बड़े भोले भाले हैं, और बहुत ही बस मुगलों को झेला, अंग्रेज़ों को झेला, झेलते आ रहे हैं। अब झेलना बंद करो, अब रिवाइव करो अपनी संस्कृति को वापस, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।